प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 6 से अभ्यास 3A को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में आपको ये सारणी दी गई है। इस सारणी में यहाँ पर ये रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान पर क्या अंक आएगा यह आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऊपर वाली पंक्ति को, उसमें क्या क्या हो रहा है उसी तरीके से नीचे वाली पंक्ति में हम करेंगे, तब हमें ये रिक्त स्थान प्राप्त हो जाएगा। ये 19 से हमें 23 मिला, यानी कि 4 अंक हमने इसमें ऐड किए तब हमें 23 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से 7 में हमने 4 जोड़ दिए तो हमें 11 प्राप्त हो गया। 23 में 2 जोड़े तो 25 मिला, तो ऊपर 2 जोड़े तो नीचे ही 2 जोड़ने पड़ेंगे। 11 में 2 जोड़े तो 13, यानी जो संक्रिया हम ऊपर के अंकों में कर रहे हैं वही नीचे के अंकों में कर रहे हैं। 25 में हमने 4 जोड़ दिए, 13 में 4 जोड़ दिए तो 17। 29 में ऋणात्मक चिन्ह ले लिया तो -29, तो यहाँ भी -17 हो गया। अब 29 से -25 कब आएगा? जब इसमें हम +4 जोड़ देंगे तो -25 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही -17 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं प्लस के तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? -13। यानी कि ये जो द्वितीय अंक है -13, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि इस खाली स्थान पर क्या उत्तर आएगा? -13 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी आपको सारणी दी हुई है, रिक्त स्थान आपको यहाँ भरना है। क्या अंक आएगा? देखें, -7 और 25, यहाँ 5 और -8 प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीके से ये देखें, यहाँ पर ऑब्जर्व करें इस सारणी को तो हमें देखने पर प्राप्त होता है। देखिए ये 4 खाने, देखिए यहाँ पर -7 और 5, 25 और -8। यहाँ क्या हुआ? अगले में ये जो -7 थे वो +7 हो गए, 5 जो थे वो -5 हो गए, 25 -25 हो गए, -8 +8 हो गए, यानी चिन्हों का परिवर्तन हो गया। आगे नए अंक आ गए -13 और 11, 31 और -14। तो अब जो आगे के अंक आएंगे इन 4 खानों में, तो पिछले पैटर्न की देखते हुए सिर्फ चिन्हों को परिवर्तन करना है। -13 आपका कितना हो गया? +13, 11 -11। इसी तरीके से 31 माइनस का 31 हो गया, तो यहाँ -14 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? +14। यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सत्य हो जाएगा। और यहाँ हम अंक कितना आएगा? 14 अंक यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। प्लस पूरब को धन दिशा तथा समुद्र से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। यानी कि यदि यहाँ पर पूरब को धन दिशा मानेंगे तो पश्चिम को ऋण दिशा मान लेंगे। समुद्र से ऊंचाई को धन दिशा, तो समुद्र से नीचाई को ऋण दिशा माना जाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न कह रहा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से नीचे 4 डिग्री है तो कितना आएगा? यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा? ऋणात्मक, -4 डिग्री सेल्सियस को सी से प्रदर्शित कर दें। -4 डिग्री सी को, सेल्सियस को अंग्रेजी में सेंटीग्रेड बोलते हैं, इसलिए वहाँ से सी ले लिया है, तो -4 डिग्री सी। ऐसे ही 7 कदम पूरब, यहाँ देखिए पूरब को धन दिशा, यानी कि हम यहाँ जो 7 कदम के लिए +7 से प्रदर्शित कर देंगे। ₹3.28 की हानि। अब इसे हमें हानि को प्रदर्शित करना है, तो -3.28 का लाभ हो गया, इसे इस तरीके से कहेंगे। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। देखिए पूरब दिशा को धन दिशा माना है, तो यहाँ पश्चिम को ऋण दिशा हो जाएगी, यानी ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हो जाएगा -18 मीटर। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई को धन दिशा, तो +1000 मीटर।
यानी प्लस 1000 मीटर लिखा हुआ है, यानी कि समुद्र तल से ऊपर जाना है। माइनस 18 मीटर यहाँ लिखा है, तो पश्चिम दिशा अपने आप माइनस जो पश्चिम दिशा को प्रदर्शित कर देगा। 3.28 की हानि, यानी माइनस रुपये माइनस 3.28। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऋणात्मक चिन्ह है वो हानि को प्रदर्शित कर रहा है। 3 रुपये 28 पैसे की यहाँ हमें हानि हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं? प्रतिलोम का अर्थ है यहाँ पर विपरीत संख्या। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम हमें ऋणात्मक चिन्ह लगाकर प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए +9 अंक है, तो +9 अंक का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -9। ठीक, -21 का योगात्मक प्रतिलोम, इसमें हम माइनस और जोड़ देंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये प्लस का 21। ये +29 है तो ये माइनस, +39 तो -39, -41 है तो ये +41। विपरीत संख्याएं लेंगे। +91 है तो ये -91। ये आपके योगात्मक प्रतिलोम हो गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। संख्या रेखा आपको बताई जा चुकी है। ये संख्या रेखा हमने ले ली, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर ये हो गए। इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। देखिए यहाँ प्रदर्शित करते हैं हम। सबसे पहले +4, तो ये धन दिशा होती है, 0 से दाईं तरफ हमारी ये धन दिशा हो गई, और इस साइड को ये ऋण दिशा होती है। तो यहाँ पर +4 को प्रदर्शित करना है, तो 1 2 3 4 ये जो बिंदु है वो +4 को प्रदर्शित करेगा। -9 ऋण दिशा में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बिंदु हमें -9 को प्रदर्शित करेगा। +7, 4 तो यहाँ से हो सके, 5 6 7, तो ये अंक हमें +7 को प्रदर्शित करेगा। -3 1 2 3, यहाँ ये -3 को प्रदर्शित करेगा। -6 3 हो गए, 4 5 6, ये अंक हमें -6 को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर अंकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए ये आपका 0 है, 0 से ऊपर धनात्मक अंक और 0 से नीचे ऋणात्मक अंक लेने हैं। का ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है? तो यदि ए +7 है तो +7 का विपरीत ही -7 होगा। तो देखें ए +7 है तो यहाँ से -7 कौन सा होगा? गिन ले सकते हैं, 0 है ये। -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 और -7, यानी जो ई बिंदु है वो हमारा कौन सा होगा? -7 होगा। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख सकते हैं ई। खा प्रश्न है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? देखिए बिंदु बी ये है, ये 0 है, 0 से नीचे है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। तो गिन लेते हैं, 1 2 3, यानी बिंदु बी कितना होगा? ये -3 होगा। किस पूर्णांक को निरूपित करता है? -3 को निरूपित करता है। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, यानी -3 है तो -3 का विपरीत +3 होना होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये हो गया आपका +3। तो -3 का विपरीत +3 हो गया, यानी बिंदु कौन सा आया यहाँ पर? सी।
तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। डी, के और एल। तो सबसे पहले डी देखिए, डी यहाँ है तो +3 हो गया, ये +4 हो गया, ये +5 हो गया। और एल को भी बताना है तो एल कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। के को बताना है तो यहाँ -3 है, ये कितना होगा? -4 होगा, ये -5 होगा। के कितना हो गया? -5। डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी से निरूपित यहाँ लिख लेते हैं हम खाली जगह में घा का उत्तर। डी को कौन कितना निरूपित कर रहा है? +5। के को -5 और एल को +6। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए। यहाँ देखिए, डी का विपरीत कौन सा होगा? डी का विपरीत होगा हमारा, देखिए डी कहाँ है? डी है +5, विपरीत होगा -5। तो डी का विपरीत कौन सा हो गया? के। और के का विपरीत, के है -5, के का विपरीत कौन हो जाएगा? डी। और एल का विपरीत, एल है +6, तो +6 कौन होगा यहाँ पर? +6 है एल, तो एल का विपरीत +6 का विपरीत होगा -6, तो -5 के बाद क्या आएगा? -6। तो यहाँ एल का विपरीत क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो ये एल का विपरीत कौन हो गया? एम हो गया। इस तरीके से ये प्रश्न को हल कर लेंगे। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि यदि आप लोग पहले ही यहाँ पर सारे अंकों को प्रदर्शित कर लें। 0 ये हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसके बाद आप प्रश्नों के आंसर दें तो थोड़ा और इजी हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए का प्रश्न में कह रहे हैं। तो -2 और +3 संख्या रेखा यदि हम बना लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी देखिए 0 1 2, ये 0 और 3 के बीच हो गया। -2 तक जाएंगे तो -1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पूर्णांक हो जाएंगे -1 0 1 और 2, इसके बीच के। 0 और 6 के बीच के पूर्णांक 1 2 3 4 और 5। -4 और 4 के बीच, -4 और 4 के बीच क्या होंगे? तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 और इसके बाद 4 आ जाएगा। तो ये पूर्णांक इनके बीच होंगे। -5 और +2, -5 -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0, फिर +1 और फिर +2, यानी +2 और -5 के बीच के ये पूर्णांक होंगे। संख्या रेखा यदि आपके दिमाग में है और सही से आपको याद है तो ये प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएगा। -3 और +5, तो -3 -2 होगा, -1 होगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 और इधर 5 आ जाएगा। तो 5 और -3 के बीच में ये अंक आ जाएंगे। -8 और +4 के बीच, तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 और उसके बाद 1 2 और 3। ये अंक -8 और +4 के बीच होंगे। ये दिक्कत होती है तो पहले आप संख्या रेखा को बना लें और उसके बाद उसके बीच के अंकों को देख लें। जैसे मैं यहाँ देखिए संख्या रेखा आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया 0, ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6। इधर देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6 और भी आप बढ़ा सकते हैं।
मैं इस प्रश्न को ले रहा हूँ -3 और +5। तो देखिए -3 ये हो गए और +5 ये हो गए, इसके बीच के अंक ये आ जाएंगे, ये पूर्णांक आएंगे। तो इन पूर्णांकों को आप लिख देंगे सीधे, -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही सरल है। ये आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं तो आप बिना संख्या रेखा बनाए भी आंसर कर सकते हैं। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। वही प्रश्न संख्या जो 7 है उसी के अनुसार हमें यहाँ करना है। 2 और 5, तो 2 यहाँ है और ये 5 है, तो इसके बीच अंक कौन से आ गए? 3 और 4। इन्हें बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 3, 4, यही आंसर आ जाएगा। -4 और 0, देखिए -4 यहाँ है, 0 यहाँ है, बढ़ते क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में लिखिए इन्हें, -3, -2, -1 और 0। बढ़ते क्रम को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। उसमें सबसे छोटी संख्या पहले आ जाती है, फिर धीरे धीरे आगे की संख्याएं आती हैं। 3, 8, तो 3 देखिए यहाँ है और 8 यहाँ है, बीच के अंक ये आ गए। 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ये आरोही क्रम हो गया या बढ़ता हुआ क्रम हो गया। 0, 4, तो 0 के बाद 1, 2 और 3, ये अंक आ जाएंगे। -5, -2, -4, -3, उसके बाद -2, बीच के अंक लिखने हैं, वो भी बढ़ते क्रम में। तो -4 जो है -3 से छोटा होता है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो अंक पहले आ गया वो अंक छोटा है बाद वाले अंक से। ठीक है। -1 और 4, तो -1 के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मापांक लगा हुआ है, मापांक का चिन्ह है। तो मापांक का काम क्या होता है? ऋणात्मक संख्या को वो धनात्मक में प्रदर्शित कर देता है, यानी कि उसका मान, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं का -13, तो इसे हम केवल 13 लिखेंगे। 12 अंक है तो ये 12, -37 केवल 37, 101 तो केवल 101, -47, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 0, तो ये 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो 0 का मापांक भी 0 होगा। यानी ऋणात्मक संख्याओं के मापांक भी धनात्मक हो जाते हैं और धनात्मक के मापांक धनात्मक ही रहते हैं। यदि हम सीधे सीधे एक लाइन में बात कहें तो मापांक जो है वो चिन्हों को हटा देता है। इतनी सी बात आप याद रखें। प्रश्न संख्या 10। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। देखिए पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं, तो जब हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ जाएंगे तो हमें 0 से छोटा पूर्णांक -1, -2, -3 मिल जाएगा। यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। ये कथन कैसा है? असत्य है। 0 का विपरीत नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। 0 का कोई विपरीत नहीं होता, क्योंकि 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। -17 -5 से बड़ी है, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि -17 संख्या रेखा पर -5 से पहले आ जाती है, तो जो अंक पहले आता है वो छोटा होता है। तो -17 जो है -5 से बड़ा नहीं है, छोटा है, यानी कि ये कथन असत्य है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। सत्य बात है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं, तो ये बात हमारी सत्य है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये असत्य है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। 0 एक पूर्णांक नहीं है, असत्य है। 0 एक पूर्णांक है।
शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, ठीक बात है। योगात्मक प्रतिलोम शून्य का भी शून्य ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी अभ्यास 3 कंप्लीट हुई। इसे आप बार बार जहाँ समझ में नहीं आए उसे रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। धन्यवाद।